हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के लिए विज्ञान का पहला चैप्टर रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण लाए हैं और इसके हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से क्लियर करते हुए चलेंगे। और चलो आज इसको हम शुरू करते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण में पहला टॉपिक का नाम है कि रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया वह क्रिया है जिसमें अभिकारक आपस में मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। मतलब अभिकारक एक या एक से अधिक मिलकर, दो या दो से अधिक मिलकर उसमें एक नए प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। जैसे श्वसन करना एक क्या है? अपक्रिया है, जिसमें ऊष्मा हमको ग्रहण होती है या ऊष्मा उत्पन्न होती है। लोहे पर जंग लगना ये भी एक रासायनिक अपक्रिया है। दही का जमना भी एक रासायनिक अपक्रिया है। भोजन का पचना भी एक रासायनिक अपक्रिया है। ये सब क्या है? एक रासायनिक अपक्रियाएं हैं जो एक अभिकारक के द्वारा दूसरा प्रोडक्ट दे रही हैं। इसी प्रकार रासायनिक अपक्रिया के दो भाग होते हैं, एक होता है अभिकारक, दूसरा होता है उत्पाद। जैसे अगर कोई A प्लस B मिलके एक नए उत्पाद का निर्माण किए C प्लस D, तो यहां पर ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं, ये पोर्शन जो है इसको हम बोलते हैं अभिकारक। तथा इस पोर्शन को हम बोलते हैं उत्पाद। हमेशा दाहिने तरफ उत्पाद को दर्शाया जाता है और बाएं तरफ अभिकारक को। तो चलो और देखते हैं इसमें अभिकारक और उत्पाद है क्या। तो अभिकारक वह पदार्थ है जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है और एक नए उत्पाद का निर्माण करता है। जैसे हम यहाँ पे दिखाए हैं कि A प्लस B मिलकर C प्लस D को बनाए, तो यहाँ पे अब A प्लस B जो है वो अभिकारक है और C प्लस D जो है वो उत्पाद है। उत्पाद क्या होता है? वह पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में बनता है। तो इस रासायनिक अपक्रिया में C प्लस D बना है, तो इसको हम क्या कहें? उत्पाद कहें। किसके द्वारा बना है? A प्लस B के द्वारा बना है। और चलो इसको अगर हम कोई समीकरण से दर्शाते हैं तो समीकरण दो प्रकार से होते हैं, एक संक्षिप्त रूप होता है, एक शब्द रूप होता है। तो जब हम इनको इनके शब्दों में अगर दर्शाते हैं तो इनको हम कहेंगे शब्द समीकरण, और जब इनको हम इनके शार्ट में मतलब छोटे प्रतीकों में दर्शाते हैं तो इनको हम रासायनिक समीकरण बोलते हैं। तो यहाँ पे जो शब्द समीकरण है इसके अभिकारक और उत्पादों को इनके नामों से हम क्या किए हैं? दर्शाए हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन को कार्बन लिख दिए हैं, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन लिख दिए हैं, और जब इनको क्रिया कराई गई तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुई। तो इसमें मुझे लग रहा है कि पूरे इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये पूरा एक आसान सा टॉपिक था। अब इसमें हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। जैसे रासायनिक समीकरण, तो इसको हम एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और इसको हम इसको इरेज कर दें। तो इसको हम इरेज कर दें। अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण। इसमें अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण।
रासायनिक समीकरण तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के विवरण को छोटे रूप में लिखना या प्रतीकों में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया किसी रासायनिक अभिक्रिया के विवरण किसी रासायनिक अभिक्रिया के विवरण को छोटे रूप में लिखना या प्रतीकों में लिखना छोटे रूप में लिखना या प्रतीकों में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब हम गर्म करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, संक्षिप्त में लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड तो इसके शॉर्ट फॉर्म को हम कैसे लिखेंगे, इसको शॉर्ट में लिखेंगे हम Mg प्लस ऑक्सीजन को हम लिखेंगे O2। और जब इनको हम क्या करेंगे, गर्म कर देंगे तो बन जाएगा MgO। तो ये इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे रासायनिक समीकरण। तो ये हो जाएगा रासायनिक समीकरण। इसमें अगर देखते हैं कि ये समीकरण अगर बैलेंस नहीं है तो इस समीकरण को हम बोलते हैं कंकाली समीकरण। जब इसको हम बैलेंस कर देते हैं तो इसको हम बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण।
तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर देखते हैं कि ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो हम इधर 2 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। और जब इधर 2 से हम गुणा करेंगे तो मैग्नीशियम इधर डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब मैग्नीशियम 2 हो जाएगा, तो 2 से इधर भी हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे अब बैलेंस हो गया समीकरण, तो इसको हम बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब चलो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण वे समीकरण होते हैं जिससे अभिकारक व उत्पाद दोनों की संख्याएं जो होती हैं वो समान होती हैं। जैसे इधर देख लेते हैं कि मैग्नीशियम 2 है तो मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2 तो ऑक्सीजन 2। तो इस प्रकार उत्पाद में जितने तत्व हैं उतने ही अभिकारक में हैं। तो इस समीकरण को हम क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे इसको, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो आगे इसको हम चलते हैं, लिखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, अगली हेडिंग बना लेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में हम अगली हेडिंग संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण, चलो इसको अब समझते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में हम देखते हैं कि अभिकारक की संख्या उत्पाद की संख्या से भिन्न तो नहीं है ना, या फिर ये देखते हैं कि अभिकारक की संख्या जो है उत्पाद की संख्या से भिन्न तो नहीं ना है। तो इसमें हम इस टॉपिक को इससे कंपैरिजन करते हैं उत्पाद और अभिकारक से। तो अगर दोनों तरफ संख्याएं समान है तो हमारा ये समीकरण कहलाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। अगर इसमें संख्याएं जो है भिन्न भिन्न है तो उनको हम बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकाली रासायनिक समीकरण। तो इसमें हम देख लेते हैं कि इसका डिफिनेशन देख लें कि संतुलित रासायनिक समीकरण वे समीकरण हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण वे समीकरण हैं जिसमें उत्पादों या इस तरह लिख सकते हो अभिकारकों एवं उत्पादों दोनों ओर तत्वों की दोनों ओर तत्वों की संख्या समान होती है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण वे समीकरण हैं जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों
उत्पादों की संख्याएं दोनों तरफ क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो अभिकारक एवं उत्पाद दोनों ओर क्या होना चाहिए, अभिकारक एवं उत्पाद दोनों ओर तत्वों की संख्या कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें FeH2O, FeH2O एग्जांपल में जैसे हमने ले लिया, जैसे Fe प्लस H2O इक्वल टू Fe3O4, Fe3O4 और प्लस में H2, प्लस में H2। तो इस प्रकार के समीकरण को हम कहते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे इसको, कंकाली रासायनिक समीकरण। क्योंकि इधर देखो आयरन जो है वह 1 है, इधर आयरन 3 है, ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, कोई दिक्कत नहीं। परंतु इसमें ऑक्सीजन और आयरन की संख्याएं जो है वो क्या है, समान नहीं है, इसलिए इसको हम बोलेंगे क्या, कंकाली रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे इसको हम, इसको बोलेंगे कंकाली रासायनिक समीकरण, या इसको असंतुलित रासायनिक समीकरण भी कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। अगर हम इसको बैलेंस कर देते हैं तो यहां पे उस और रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। जैसे यहां पे हम देखते हैं Fe प्लस H2O इक्वल टू Fe3O4 और प्लस में H2। तो यहां पे बैलेंस करने के लिए हमको क्या हो जाएगा कि यहां पे 3 आयरन है, तो इसलिए हम यहाँ पे 3 आयरन कर सकते हैं, ठीक। परंतु यहाँ पे 4 दिख रहा है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 4 करने के लिए यहाँ पे हमको 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 4 से जब गुणा करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा क्या, 8 हाइड्रोजन हो जाएगा, 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, तो यहाँ पे 4 गुना 8 हाइड्रोजन करने के लिए यहाँ पे हमको 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 4 से जब यहाँ गुणा करेंगे तो इधर हाइड्रोजन की संख्या और ऑक्सीजन की संख्या बराबर हो गई, परंतु आयरन की संख्या अब इधर 3 है, इधर 1 है, तो इधर हम क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, तो इधर आयरन की संख्या भी बराबर हो जाएगी। तो अब ये क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो ऐसे समीकरण को हम क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो यहां पे हो जाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। तो इसी प्रकार ये भी टॉपिक क्लियर हो गया। तो 2 टॉपिक इसमें ये वाले क्लियर हो गए। अब हम चलते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के नियम क्या क्या हैं, तो कैसे हम इनको संतुलित करेंगे। तो सर्वप्रथम जब हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तो सबसे पहले उस तत्व का ध्यान देते हैं जो सबसे भिन्न होता है, सबसे पहले उसको हम संतुलित करेंगे, फिर इसके बाद हम शेष तत्वों को संतुलित करेंगे। जैसे अब हम इसको भी देख लेते हैं।
तो इसे हम इरेज कर दें, इसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। तो इसमें हम संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे, ये नियम को हम इसमें देखेंगे। तो इसमें इसको भी हम इरेज कर दे रहे हैं। रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के नियम। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के नियम। तो इसको हम देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम जो तत्व ज्यादा भिन्न हो, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम ये करते हैं कि सर्वप्रथम जो तत्व ज्यादा भिन्न हो, सबसे पहले हम उन्हें संतुलित करते हैं। तो सर्वप्रथम जो तत्व ज्यादा भिन्न हो, सबसे पहले उसे संतुलित करेंगे। सबसे पहले उसे संतुलित करेंगे, फिर शेष तत्व को संतुलित करते हैं। तो चलो अब देखते हैं कि इसको हम कैसे संतुलित करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में ले लेते हैं। जैसे हम मीथेन गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल की प्राप्ति होती है। तो इसको हम बारी बारी से संतुलित करते हैं। जैसे हमने पहला एग्जाम्पल ले लिया, CH4 प्लस O2, जब ये क्रिया कराएंगे तो CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O। तो इसमें देखो कि हमारे पास जो हाइड्रोजन की संख्या है वो कितनी है, 4 है। इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या इधर 2 है, इधर 3 है, और इधर कार्बन की संख्या 1, कार्बन की संख्या 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन की संख्या को संतुलित कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम कि हाइड्रोजन की संख्या को संतुलित कर लेते हैं। तो इधर देखो हाइड्रोजन संख्या 4 है,
तो हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 है, तो हम क्या करेंगे, इधर 2 से गुणा कर देंगे। तो जब इधर 2 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएंगे 4, दोनों तरफ हो जाएगा बराबर। परंतु ये ऑक्सीजन की संख्या डिस्टर्ब हो गई, इधर हो गई 2, ये हो गई 2, मतलब कुल मिला के कितने हो गए 4। तो इधर 2 ही ऑक्सीजन की संख्या है, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, 2 से गुणा कर लेते हैं। अब देखो इधर कार्बन 1 कार्बन 1, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4, 2 इधर 2 इधर, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2 गुना 4, मतलब इधर अब क्या हो गया, ये संतुलित हो गया। तो इस प्रकार हम संतुलित इसको करेंगे। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल अगर लेते हैं H2SCl2, तो इसमें हम क्या करेंगे कि दूसरा एग्जांपल ले ले हम हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस में क्लोरीन गैस। तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फर मिलता है, तो इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, संतुलित करते हुए चलेंगे। जैसे इसमें हमने ले लिया एक एग्जांपल और ले लिया कि जैसे हमने ले लिया, इसके पहले हम इसको करा चुके हैं Mg प्लस में O2, तो इसको हम देखते हैं तो ये जाएगा क्या MgO। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 2 है ऑक्सीजन 1 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को संतुलित कर लेंगे। तो 2 ऑक्सीजन इधर हो गया, मैग्नीशियम 2 हो गया, तो मैग्नीशियम 2 से इधर गुणा कर लेंगे। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, इसको हम संतुलित करते हुए चलेंगे। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि अगर नहीं समझ में आएगा, तो इसके लिए हम अलग से फिर से वीडियो एक तो बना देंगे, जिससे संतुलित करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, रासायनिक अपक्रियाओं को प्रकारों को देखेंगे। तो इसी के लिए इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें और ऐड करेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, अगले वीडियो में सभी रासायनिक अपक्रियाओं को इकट्ठा हम उसको देख लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।